जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही लोहे की रॉड से मुख्य दरवाजे के लॉक को तोड़ा गया, अंदर का मंजर देखकर खुद पुलिस अधिकारियों की रूह कांप गई। दरवाजा टूटते ही जो सच सामने आया उसने भोपाल पुलिस को भी हैरान कर दिया। बेड पर पड़ी थी हेमंत बारिक की सड़ी गली लाश और सोफे पर पड़ा शकुंतला बारिक का शव। शरीर पूरी तरह नीले पड़ चुके थे, खून फर्श पर सूख चुका था। सवाल ये था, किसने हेमंत और शकुंतला को इतनी बेरहमी से मौत दी थी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला अब भी सुलझा नहीं है। 24 जून को दोनों को गोली मारकर उनके घर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। 26 जून को मौत की जानकारी पुलिस को लगी और अब तक पुलिस की 9 से भी ज्यादा टीमें इन अज्ञात आरोपियों को खोजने में जुटी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ये वही घर है जहां पर 24 जून को अज्ञात आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। 26 जून को किराएदार किराया देने पहुंचे और जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो ना तो दरवाजा खुला और अंदर से आई दुर्गंध ने मामले को पेचीदा बना दिया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और जब दरवाजा खोला गया तो दोनों के शव अंदर पड़े हुए थे। क्या ये कोई लूटपाट थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी पारिवारिक रंजिश थी? जिस वक्त दरवाजा तोड़ा गया, अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। जब लाशें निकाली गई तो वो करीब 48 से 72 घंटे पुरानी थी, यानी 24 जून की उस तूफानी और भारी बारिश वाली रात को ही कातिल इस घर के अंदर दाखिल हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस 2 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर छात्र रहते थे, लेकिन किसी को भी गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनाई थी। ग्राउंड फ्लोर पर भी किराएदार रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर खुद ये दंपत्ति रहते थे, ऊपर के फ्लोर में भी किराएदार हैं। लेकिन बीच के कमरे में गोली चलती है, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई जानकारी या भनक तक नहीं लगती है। 3 दिन बाद कीड़े लगे हुए जो शव हैं, डिकम्पोज हो चुके जो शव हैं, वो यहाँ से मिलते हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की जो पुष्टि है वो हुई है और पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ घटना के इतने दिन बाद भी खाली हैं। पड़ोसियों का कहना है कि बारिक दंपत्ति बेहद शांत स्वभाव के थे, उनका किसी से कोई सीधा विवाद नहीं था। लेकिन पुलिस की प्राथमिक तफ्तीश इशारा कर रही थी कि कातिल कोई अनजान नहीं था, बल्कि वो इस घर के कोने कोने से वाकिफ था। पुलिस ने शुरुआती पंचनामा बनाकर शवों को हमीदिया अस्पताल भेजा, जिसके बाद इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में चौंकाने वाले मोड़ आने शुरू हुए। तो आखिर कौन थे कातिल? वो कौन थे जिन्होंने दंपत्ति को मौत के घाट उतारा था? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। ऐशबाग के इस घर में 2 कत्ल हुए। हेमंत और शकुंतला बारिक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर में कोई लूटपाट नहीं हुई थी। तो फिर सवाल यह था कि आखिर हेमंत और शकुंतला बारिक से किसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी कि दोनों के सिर में गोलियां उतार दी गईं? पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस कत्ल के जिम्मेदार आखिर कौन थे? राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके के इस घर में हुए डबल मर्डर की बात जैसे ही इलाके में फैली, हर तरफ सन्नाटा और मातम पसर गया। लोग खौफ में आ गए। उधर पुलिस ने सबसे पहले दंपत्ति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे। मुंह और सिर के पास सटाकर गोली मारना इस बात का सबूत है कि शूटर पेशेवर थे, जिन्हें क्लोज रेंज किलिंग का तजुर्बा था। पुलिस कंट्रोल रूम के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ऐशबाग पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अब इस मामले को टारगेट किलिंग के तौर पर दर्ज किया है। सबसे अहम बात यह है कि वारदात की रात भोपाल में भारी बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश के शोर के बीच गोलियों की आवाज दब गई और यही वजह है कि पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदारों या पड़ोसियों को
भनक तक नहीं लगी। जिस तरह से दोनों को गोलियां मारी गई हैं, 4 गोलियां चली हैं कमरे में, 3 गोलियां इनके शरीर में लगी हैं, दोनों के सिर में गोलियां लगी, दोनों की मौत उन गोलियों के लगने से हुई और इसके साथ ही कहीं पर भी आरोपियों के हाथों के निशान नहीं मिले हैं। संभावना है कि ग्लव्स पहनकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बारिश थी, बारिश की वजह से आवाज गोली चलने की नहीं आई और इसके साथ ही अंधेरे का भी फायदा आरोपियों ने उठाया। भोपाल से सामने आई ये घटना पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री थी। पुलिस ने जांच के पारंपरिक तरीकों से शुरुआत की। दोनों मृतकों के सीडीआर निकाले गए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मुताबिक अब तक मृतक हेमंत और उनकी पत्नी शकुंतला के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो सीधे किसी संदिग्ध तक पहुंचा सके। यहाँ तक कि दोनों के किसी भी नंबर पर लंबी बातचीत के संकेत भी नहीं मिले। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर कातिल कौन है और हत्या की वजह क्या थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 9 थानों की पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस ने परिजनों की लोकेशन भी खंगाली, लेकिन घटना वाले दिन सभी अपने अपने घरों में मिले। वहीं किराए पर रहने वाले छात्रों और आसपास के पड़ोसियों से भी लंबी पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल किसी के खिलाफ ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे जांच किसी एक दिशा में आगे बढ़ सके। मैंने बताया हर एंगल पे हम अभी विवेचना कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट क्लू हमें नहीं मिला। बहुत ज़्यादा वो सिम बदलने वाली और बहुत ज़्यादा नंबर यूज करने वाली बात नहीं आई है। जो किराएदार जो लड़के रह रहे हैं उनसे भी पूछताछ की है, पड़ोसियों से भी पूछताछ की है, उनके रिलेटिव हैं उनसे भी पूछताछ की है। और हम जैसा मैंने बताया हर एंगल पे हम अभी विवेचना कर रहे हैं। जांच जारी ही थी कि इसी दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि मृतक हेमंत हर 3 महीने में अपना मोबाइल और सिम कार्ड बदल देते थे। अब पुलिस उनके सभी पुराने मोबाइल नंबरों और कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है ताकि किसी पुराने संपर्क या विवाद का सिरा मिल सके। पुलिस अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस फोकस कर रही है कि क्या संपत्ति का विवाद था और इसी के चलते दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले में कई रहस्य सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो परिजन है उन्होंने बताया कि मृतक हेमंत हर 3 महीने में अपना फोन और अपना फोन नंबर बदल दिया करते थे। वो स्मार्टफोन यूज करते हैं और इसके साथ ही जो शकुंतला है वो कीपैड वाला फोन इस्तेमाल किया करती थी। पुलिस को दोनों के घर के अंदर से, जहां पर दोनों के शव मिले थे, वहां से 10 से भी ज्यादा मोबाइल मिले हैं जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस अब इन 10 नंबरों के सीडीआर भी निकाल रही है। इसके साथ ही करीबन 3 से 4 फोन जो घर में रखे थे वो भी पुलिस को गायब मिले हैं। बताया जा रहा है कि शायद आरोपी ये फोन लेकर फरार हुआ है। पुलिस जांच में एक और अहम पहलू सामने आया। जानकारी मिली कि हेमंत और शकुंतला के बीच अक्सर करोड़ों की संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होता था। दोनों चाहते थे उनके बाद पूरी संपत्ति उनके अपने अपने भतीजों को मिले। हालांकि पुलिस अभी इसे केवल जांच का हिस्सा मान रही है और हर एंगल को बारीकी से परखने की बात कर रही है। हत्या का लग रहा है। अभी पीएम रिपोर्ट आते ही चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसमें सर अभी आप लोगों ने टीम भी गठित की है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं आसपास के। हाँ, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं। बाकी जो कंसर्न लोग हैं उन सभी से बात भी कर रहे हैं। तो इसमें सभी एंगल पे हमारी जांच जारी है। दिलचस्प बात ये भी है कि वारदात के बाद घर में रखी नकदी और जेवर पूरी तरह सुरक्षित मिले, यानी पहली नजर में लूट इस हत्या की वजह नहीं लगती, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन गायब थे। पुलिस ने आशंका जताई कि आरोपी हत्या के बाद हेमंत और शकुंतला के मोबाइल बंद कर अपने साथ ले गए और घर में रखे कुछ पुराने मोबाइल भी समेटकर फरार हो गए ताकि कोई डिजिटल सबूत या सुराग पीछे ना छूटे। भोपाल की डबल मर्डर मिस्ट्री। बुजुर्ग दंपत्ति का किलर कौन? किसने मारी पति पत्नी को गोली? हेमंत बारिक और शकुंतला बारिक की जिंदगी जितनी शांत दिखती थी उतनी ही रहस्यों से भरी हुई थी।
जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति पर कुछ दूरी से फायरिंग की थी। दोनों के सिर में गोली लगी, जबकि महिला की कमर के पास भी एक गोली धंसी मिली थी। ये वही घर है जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिले थे। इस पूरे मामले में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात आरोपियों ने उन्हें पहले बुरी तरह मारा पीटा और उसके बाद गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका शकुंतला के शरीर से 2 गोलियां मिली हैं, जो एक उनके सिर और एक उनकी छाती में मारी गई थी। और वहीं दूसरी तरफ जो हेमंत है यानी मृतक बुजुर्ग हैं, उनके भी मुंह में देसी कट्टा डालकर जो फायर है वो किया गया है। इस दोहरे हत्याकांड की सबसे हैरान करने वाली परत तब खुली जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। बुजुर्ग दंपत्ति ने पूरी कॉलोनी में बेटे की झूठी कहानी फैला रखी थी। दोनों पति पत्नी पड़ोसियों से दूरी बनाकर रखते थे। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति जिस मकान में रहते थे उसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इसीलिए ये एंगल भी जांच के केंद्र में है कि कहीं संपत्ति इस हत्याकांड की वजह तो नहीं बनी। ये बात भी सामने आई है कि हेमंत और शकुंतला ने 1 महीने पहले ही इटारसी में करीबन 13 लाख रुपए की एक जमीन बेची थी और उसका पैसा भी उनके पास पूरा रखा हुआ था। हालांकि पुलिस ने जब घटनास्थल का मुआयना किया, दोनों के पर्स और सामान चेक किया तो पर्स में दोनों के पैसे भी रखे हुए मिले हैं। हालांकि शकुंतला के पर्स में 17,000 रुपए और वहीं हेमंत जो है उनके पर्स में भी कुछ रुपए रखे हुए मिले हैं। हालांकि उस 13 लाख रुपए का अभी पता नहीं है कि वो बैंक में जमा करवाया गया या वो घर में रखा हुआ था। जैसे जैसे पुलिस बारीक दंपत्ति के इतिहास में घुस रही है, कई चौंकाने वाले और रहस्यमयी तथ्य सामने आ रहे हैं। पड़ोसियों और समाज के लोगों के बीच हेमंत और शकुंतला बारीक हमेशा ये कहते रहे कि उनका एक बेटा है जो विदेश में नौकरी करता है और वो बहुत जल्द वापस आने वाला है। लेकिन जब पुलिस ने उनके रिश्तेदारों, उनकी भाभी और भाई से संपर्क किया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको सुन्न कर दिया। बारीक दंपत्ति की कोई संतान थी ही नहीं। उनकी शादी के इतने साल बीतने के बाद भी वो बेऔलाद थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सालों तक इस बुजुर्ग जोड़े ने समाज से ये झूठ क्यों छिपाया? क्या वो किसी सामाजिक हीन भावना का शिकार थे या फिर इस काल्पनिक बेटे की कहानी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसका संबंध इस दोहरे हत्याकांड से है? हमें तो 9:45 बजे पता चला पड़ोसियों से कि वो दोनों ने सुसाइड कर लिया है, आप आ जाओ करके। तो फिर हम लोग वहाँ गए। उनके शव के पास खाली कारतूस के जो खोखे हैं वो भी मिले, पुलिस ने बताया? आइडिया नहीं, अभी तक कोई आइडिया नहीं है हमें। दोनों के बीच क्या विवाद भी होता था? हाँ, दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। बच्चे वगैरह उनके कोई? बच्चे एक भी नहीं है। दंपत्ति की हत्या को काफी वक्त बीत गया था, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। उधर कातिलों को पकड़ने का लगातार दबाव बनता जा रहा था। नतीजा, पुलिस ने कातिलों की धरपकड़ और मामले का खुलासा करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इस घटना में जो आरोपी हैं उनका पता लगाने में जुटी है। इटारसी भी पुलिस पहुंची है। भोपाल से बाहर भी पुलिस ने कई जगहों पर इनके परिजनों से पूछताछ की है, लेकिन कुछ भी हल या कोई भी आरोपी के बारे में जानकारी सामने नहीं आई। अब इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी की टीम अब इस मामले में आरोपियों का पता लगा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने संपत्ति विवाद, पड़ोसियों से विवाद, किराएदारों के साथ कोई विवाद, अवैध संबंध, इन तमाम पहलुओं पर जांच की है। इसके साथ ही हेमंत और शकुंतला जो मृतक हैं उनके मोबाइल की सीडीआर भी खंगाली है, लेकिन कहीं कोई सबूत या क्लू पुलिस को नहीं मिला है जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंचे। अब एसआईटी अपनी छानबीन में लगी हुई थी। कत्ल के बाद कातिल छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। सुदामा नगर के प्रवेश द्वारों और मुख्य सड़कों पर लगे करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। क्या था ये सुराग? क्या पुलिस कातिलों को पकड़ पाई? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। एक काल्पनिक बेटा और करोड़ों की संपत्ति, ये 2 ऐसी कड़ियां थी जिन्हें जोड़ने में भोपाल पुलिस दिन रात एक कर रही थी।
आखिर क्यों बारिक दंपत्ति ने अपने अकेलेपन को छुपाने के लिए एक झूठी कहानी रची? जिस वक्त ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली, या यूं कहें कि पहली बड़ी लीड मिली। भोपाल में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। उसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने जांच को नई दिशा दे दी। घटना वाले दिन दंपत्ति के घर से कुछ दूरी पर मौजूद शराब दुकान के सीसीटीवी फुटेज में दो युवक नजर आते हैं। दोनों ने दस्ताने पहन रखे थे, रेनकोट भी पहना हुआ था और वो शराब खरीद रहे थे। पुलिस को सबसे ज्यादा शक दस्तानों पर है, क्योंकि गर्मी और बारिश के मौसम में दस्ताने पहनकर शराब खरीदना सामान्य बात नहीं मानी जा रही। ऊपर से हेमंत और शकुंतला के घर पर भी आरोपियों के कोई फिंगरप्रिंट्स बरामद नहीं हुए थे, इसीलिए पुलिस इन दोनों युवकों की पहचान में जुट गई। मृतक बुजुर्ग दंपत्ति के घर से करीबन 500 मीटर की दूरी पे ये वही शराब की दुकान है जहां पर दस्ताने पहने हुए दो युवक शराब खरीदते हुए पुलिस को नजर आए हैं। दुकान में लगे हुए कैमरे में उनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई हैं और पुलिस ने ये तस्वीरें ली हैं और जिसके बाद पुलिस अब जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का मानना है कि ये बेहद पुख्ता जानकारी नहीं है। जांच में अब संपत्ति विवाद का एंगल भी सामने आया है। पुलिस को आशंका है कि किसी पुराने विवाद के चलते बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के लिए सुपारी दी गई और किसी प्रोफेशनल शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया। एसआईटी हर पहलू की जांच कर रही है और पुलिस का दावा है और जल्द ही ये डबल मर्डर की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। देखिए, ये जो मैंने आपसे पहले बताया कि हम लोगों ने जो सीसीटीवी में अभी फुटेजेस जो हम लोगों को मिल पाए हैं, उसमें जो लोग दिखे हैं तो वो अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि अभी तक उनका आइडेंटिफिकेशन और उनसे पूछताछ क्योंकि अभी नहीं हो पाई है। एक शांत घर, 3 गोलियां, 2 लाशें और ऐसा हत्यारा जो बिना कोई निशान छोड़े फरार हो गया। लेकिन अब सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्ध चेहरे इस डबल मर्डर की सबसे अहम कड़ी बन चुके। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये दोनों युवक ही कातिल हैं या फिर इनके पीछे बैठा है वो शख्स जिसने संपत्ति की खातिर मौत का सौदा किया। एक तरफ पुलिस की जांच का फोकस उस सीसीटीवी फुटेज की तरफ चला गया था जिसमें शराब दुकान के सामने 2 संदिग्ध नजर आए थे, तो साथ ही पुलिस हेमंत और शकुंतला के गायब मोबाइल फोन को लेकर भी परेशान थी। जांच जारी थी कि तभी पुलिस को मिली एक और बड़ी लीड जिसने इस मर्डर मिस्ट्री के कातिलों का काउंटडाउन शुरू कर दिया। हत्यारे जब सुदामा नगर के उस घर से निकले तो वो हेमंत और शकुंतला बारिक के मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए थे। पुलिस को पता था कि जब तक ये फोन चालू नहीं होंगे या इनकी आखिरी लोकेशन नहीं मिलेगी, तब तक कातिलों का सुराग मिलना नामुमकिन ही है। साइबर सेल ने जब दोनों मोबाइल के IMEI नंबर को 24 घंटे ट्रैकिंग पर डाला तो सर्विलांस पर एक बड़ा सिग्नल फ्लैश हुआ। दोनों मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन सुदामा नगर से कई किलोमीटर दूर भोपाल के पौष और वीरान इलाकों से घिरे चूना भट्टी क्षेत्र में मिली। कातिलों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वारदात के फौरन
चूना भट्टी इलाके से मोबाइल फोन का मिलना भोपाल पुलिस के लिए इस केस की सबसे बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है, क्योंकि इन मोबाइल के अंदर वो आखिरी कॉल, वो धमकियां या वो आखिरी मैसेजेस बंद हो सकते हैं जो हेमंत और शकुंतला बारिक को मौत के घाट उतारे जाने से पहले आए थे। भोपाल के ऐशबाग इलाके के सुदामा नगर में बारिक दंपत्ति को मौत के घाट उतारने के बाद कातिलों को पता था कि अगर मोबाइल फोन को वो अपने साथ शहर से बाहर ले जाएंगे तो वो रास्ते में ही दबोच लिए जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद चूना भट्टी के वीरान स्ट्रेच को चुना और चलती गाड़ी से या पैदल आकर इन मोबाइल को वहां फेंक दिया और फिर किस्मत से ये मोबाइल फोन किसी शख्स को मिल गए। जैसे ही उसने मोबाइल फोन्स को ऑन किया, ट्रैकिंग पर होने की वजह से पुलिस को अलर्ट मिल गया। पुलिस ने फौरन दोनों फोन्स को बरामद कर लिया। आला अधिकारियों का कहना है कि इन फोन्स की फॉरेंसिक जांच से यह साफ हो जाएगा कि कत्ल से ठीक पहले बारिक दंपत्ति की किससे बात हुई थी। क्या चूना भट्टी इलाके में ही इस सुपारी किलिंग के मास्टरमाइंड का ठिकाना है या फिर शूटर्स ने इस इलाके का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस को भटकाने के लिए किया था। सबसे पहले वो सीसीटीवी फुटेज में दस्ताने पहने नजर आए संदिग्ध और फिर चूना भट्टी इलाके से बारिक दंपत्ति के फोन का मिलना। पुलिस के पास दो लीड्स थे, तो क्या कातिलों का पता चला? जवाब है नहीं। पुलिस इन दोनों कड़ियों को लाख जोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहे। नतीजा, आखिरी बड़ा दांव चलते हुए पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए इनाम घोषित कर दिया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने हत्यारों या हत्या की साजिश से जुड़ी पुख्ता सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। वारदात के 7 दिन बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में डीसीपी अखिल पटेल की मौजूदगी में क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और 12 सदस्यीय एसआईटी के अधिकारियों ने अब तक की जांच की समीक्षा की। बैठक में घटना स्थल से जुटाए गए सबूत, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, डिजिटल ट्रांजैक्शन और संदिग्धों से पूछताछ की प्रोग्रेस पर रिपोर्ट दी। बैठक के बाद पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि जांच टीम संगठित और व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है। मामले के हर संभावित एंगल पर जांच जारी है। फिलहाल जांच में कोई बड़ी लीड नहीं मिली, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और फील्ड इनपुट के आधार पर टीम लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी के पास घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय जानकारी हो तो वो पुलिस को मुहैया कराए। हेमंत बारिक और शकुंतला बारिक आज इस दुनिया में नहीं। समाज में अकेलेपन का दर्द झेलते हुए उन्होंने जिस काल्पनिक बेटे का सहारा लिया था, वो झूठ भी उनकी जिंदगी नहीं बचा सका। लेकिन भोपाल पुलिस के सामने अब ये साख का सवाल बन चुका है। क्या राजधानी के बीचों बीच रहने वाले बुजुर्ग अब अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है? क्या सुपारी किलर इतनी आसानी से किसी के घर में घुसकर गोलियां बरसाकर चले जाएंगे? चूना भट्टी से मिले मोबाइलों ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई। उम्मीद है बहुत जल्द इन दोनों बेगुनाह बुजुर्गों के खून की एक एक बूंद का हिसाब होगा और सलाखों के पीछे होंगे वो चेहरे जिन्होंने इस खौफनाक साजिश को रचा। एनडीटीवी के लिए भोपाल से हरप्रीत कौर रीन की रिपोर्ट। क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे जुर्म की ऐसी ही खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।